हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, मोटू के क्लैन वाले लोग आकर अपने हीरो के साथियों को मार पीट के वहाँ पे किडनैप करके ले गए थे, जिस कारण से कि लियो फेंग बहुत ज्यादा गुस्से में उसको मारने के लिए खुद जाने वाला था। अब देखते हैं आगे। लियो फेंग गुस्से में गेट पे हाथ मार के बाहर की तरफ निकलता है। तभी ब्रदर केन उसको समझाते हुए बोलते हैं, ब्रदर लियो मत जाओ तुम, वो मैसनरी रेजिमेंट बहुत ज्यादा घमंडी है, और तो और मोटू 8 लेवल के पीक पर है, हमें उसे घेर के मारना चाहिए। साथ ही ब्रदर केन वहाँ पे अपने मन में बोलते हैं, वो लोग बेटा को ले गए हैं, ब्रदर लियो को अकेले मौत के मुंह में नहीं जाने दे सकता, मैं उसे रोक सकता हूँ। वो वहाँ पे फिर उसको समझाता है, अगर तुम ऐसे ही वहाँ चले गए तो तुम सिर्फ उनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन दूसरे साइड अपना हीरो बहुत जरा गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाते हुए बोलता है, क्या बेटा को अकेला छोड़ना ठीक है? अपना छोटा ड्रैगन जियाओजिन भी निकलते हुए बोलता है, नहीं, हम उसको बचाने जा रहे हैं। उन दोनों की बात सुन के ब्रदर केन वहाँ पे घबराते हुए बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ के कानून को संभालने वाली टीम के पास जाऊंगा, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। लियो फेंग गुस्से में कहता है, अगर कानून को देखने वाली टीम सचमुच अच्छा काम कर रही होती तो रैपसोडी मैसनरी रेजिमेंट इतनी घमंडी कभी नहीं होती। ब्रदर केन वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। अपना हीरो गुस्से को शांत करते हुए बोलता है, तो ठीक है, मैं ब्रदर केन की बात सुनता हूँ, हम कल एक साथ यहाँ के कानून को देखने वाली टीम के पास जाएंगे। लिटिल ड्रैगन को समझ में नहीं आता आखिर ये कर क्या रहा है। वो वहाँ पर धीरे से लियो फेंग से पूछता है, क्या तुम इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हो खाली? दूसरी साइड ब्रदर केन अपने हीरो की बात सुनकर वो भी शांत होते हुए बोलता है, सनडाउन फोर्ट्रेस में जान से मारना सख्त मना है, यहाँ तक कि मोटू बेटा को पकड़ने के बाद में भी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। लियो फेंग उसकी बात को समझते हुए बोलता है, हाँ मुझे यही उम्मीद है। ब्रदर केन थोड़ा घबराते हुए बोलता है, हाँ भाई, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, चलो चलते हैं, पहले कुछ खा लें, दिन भर की मेहनत के बाद हम सब थक गए हैं। खाने का नाम सुनने के बाद तो लिटिल ड्रैगन के मुंह फटा का फटा रह गया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसको देखकर ब्रदर केन हैरान होते हुए बोलते हैं, लिटिल जियाओजिन, क्या तुम अभी भी खाना चाहते हो? जियाओजिन अपनी दुम हिलाते हुए बोलता है, मैं मीट खाना चाहता हूँ। ब्रदर केन उसके पास आकर लाड़ करते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले अपना खाना चखने दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद तो लिटिल ड्रैगन वहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी के मारे हंसना स्टार्ट कर देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर रात पे आ जाता है, जहाँ पर ब्रदर केन और लिटिल ड्रैगन मजे से दावत करने के बाद वहाँ पर सो गए थे। ब्रदर केन वहाँ पे लेटे हुए बोलता है, बेटा एल्फा, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है? उन दोनों को सुलाने के बाद, जैसे कि हमको अपने हीरो का नेचर मालूम ही है, वो किसी को छोड़ता नहीं जो उससे पंगा लेता है। वो तुरंत अपने घर से बाहर की तरफ निकल गया था मोटू को पेलने के लिए। वो सीधे रैपसीडो मैसनरी हेडक्वार्टर पे आ गया है। उसको वहाँ पे आते हुए देख के गार्ड चिल्ला के बोलते हैं, ये वही है, वो यहाँ आ गया। जिस बात को बताने के लिए वो तुरंत पीछे की तरफ भाग के जाते हैं, और अगले ही पल किले के ऊपर से 2 शैडो जंप लगाकर सीधे अपने हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है। और साथ ही हमको पता चलता है एक इंसान नीचे की तरफ से भी आ गया था। अपना हीरो तीनों साइड से घिर चुका है उनके अटैक के बीच में। लियो फेंग उनके अटैक से बचते हुए मन में कहता है, जैसा कि ब्रदर केन ने कहा था, उन्होंने मुझे मारने के लिए घात लगा रखा था। लियो फेंग वहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिगजैग करके उन तीनों मैसनरी सोल्जर्स के गर्दन के ऊपर चॉप लगा देता है, और अगले ही पल हमको पता चलता है उसके सिर्फ एक चॉप के इफेक्ट के कारण वो तीनों वहाँ पर ढेर हो गए हैं, बेहोश हो जाते हैं। लियो फेंग आगे की तरफ बढ़ता है तो अचानक से वहाँ कुछ देख के वो हैरान सा हो जाता है, क्योंकि उसके जस्ट पैरों के नीचे एक सर्कल में फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसको देखने के बाद तो तुरंत वहाँ पे वो जंप लगा देता है। और जैसे ही दोस्तों से जंप लगाया था, नीचे की तरफ से आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो गई थी। लियो फेंग उस फॉर्मेशन से बचते हुए मन में कहता है, ये मैजिक फॉर्मेशन को मेरे नीचे छुपाया हुआ था। जब लियो फेंग वहाँ से बच के जा रहा था, तभी पेड़ के ऊपर एक इंसान उसको घूर रहा था, जिसको देखते हुए लियो फेंग मन में बोलता है, ये वहाँ कौन है? और अगले ही पल लियो फेंग अपनी तलवार को निकाल के सीधे उस पेड़ के ऊपर धड़ाम से एक पावरफुल स्लैश लगा देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण उस इंसान के हाल वहाँ पे बुरे हो चुके थे। वो लियो फेंग के इस तरह के पावरफुल अटैक को देख के घबराते हुए बोलता है, ये बहुत बुरा हुआ। लियो फेंग उसके हाल को देख के समझ गया था कि लो लेवल का कोई मशीनरी है। जब वहाँ पे वो पीछे की तरफ देखता है, उसको वहाँ पे कोई और महसूस होता है, तो वहाँ पे उस साइड देखते हुए बोलता है, क्या यहाँ भी कोई और है? अपनी तलवार को पकड़े हुए लियो फेंग रंगबाजी में बोलता है, मोटू, उसने अपने आदमियों को बकरा बनाने की हिम्मत की है, क्या यही तुम्हारी ताकत है? इस बात को बोलते हुए जब अपनी तलवार को मूव करता है दोस्तों, तो उसके इम्पैक्ट के कारण नीचे धूल उड़ जाती है। अब यही से पता चलता है लियो फेंग कितना पावरफुल हो चुका है। लियो फेंग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ के वहाँ का नजारा देखते हुए मन में बोलता
है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये वही इंसान होगा जिसने वू काई को हराया था। वो पीछे पलट के देखते हुए बोलता है, मोटू तुम कहाँ पर हो? तभी अचानक अंधेरे में से आवाज आती है, तुम सब उसके अपोनेंट नहीं हो, सब पीछे हट जाओ। लियो फेंग उस आवाज को सुन के आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ फिर से आवाज आती है, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ हम सीधे लड़ते हैं। उस आवाज को सुन के लियो फेंग सीधे उस तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ता है। वहाँ एक जगह पहुँचने के बाद लियो फेंग कहता है, मोटू मैं आ रहा हूँ, तुम कब तक छुपोगे? लियो फेंग को फिर से आवाज सुनाई देती है, मैं छिप नहीं रहा हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे सामने था। इस बार जैसे उसको यह आवाज सुनाई देती है, उसके नीचे दोस्तों दलदल के तरीके जमीन घूमना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे करते हुए उसके पैर मिट्टी के अंदर धंस रहे थे। लियो फेंग वहाँ पे अपने पैर को फ्री कराने के लिए ऊपर नीचे करता है, लेकिन तभी फिर से उसको आवाज सुनाई देती है, तुम तो बस एक मुर्गी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अंदर आने की? तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। फिर हमको पता चलता है जिस जगह मोटू ने ट्रैप बिछाया हुआ था वहीं पे चारों तरफ दीवार के ऊपर कुछ मर्सिडीज सोल्जर्स अपने तीर उसके ऊपर साध के रखे थे। मोटू वहाँ पे चिल्ला के बोलता है, मैं जानता हूँ कि तुम पावरफुल हो, लेकिन अब तुम केवल अपने आप को मरते हुए देख सकते हो। लियो फेंग इस तरह के ट्रैप को देख के थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और तभी अगले पल वो अपनी तलवार को निकाल के जहाँ पर मिट्टी दलदल की तरह बन चुकी थी, बार बार मिट्टी के ऊपर अटैक करते हुए मन में कहता है, तेरे की ये दलदल खामोश मिट्टी से बनी है, मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। मोटू वहाँ फिर मौज उड़ाते हुए बोलता है, यह सब बेकार है, अब तुम मेरी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकते, सभी हमले बेकार हैं। लियो फेंग जितना ज्यादा छटपटा रहा था, धीरे धीरे करते हुए उसकी बॉडी वहाँ दलदल के अंदर और ज्यादा अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। इसको देखने के बाद तो लियो फेंग और ज्यादा घबराते हुए बोलता है, आखिरकार ये छिपा कहाँ हुआ है? उतने मोटू अपने सोल्जर से कहता है, तीरंदाज अटैक करो। उसके ऐसा कहने के साथ में ही जितने भी तीरंदाज वहाँ पे खड़े थे उन्होंने अपनी तीर कमान से अटैक कर दिया था, जिससे बचने के लिए लियो फेंग ने अपनी तलवार को आगे की तरफ कर रखा था ताकि तीर ना लगे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिसको महसूस करते हुए लियो फेंग हैरान होके कहता है, अरे दूसरे लोग कहाँ हैं? लेकिन दूसरे साइड लियो फेंग की जो बॉडी थी धीरे धीरे दलदल के अंदर धंसती जा रही है। मोटू फिर से उसकी मौज लेते हुए बोलता है, तीरंदाज कहाँ हो? और तभी उतने में एक हंटर बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता है और हमको पता चलता है एक बहुत हॉट एंड सेक्सी लड़की अपने हीरो की मदद करने के लिए अपने हंटर को आगे की तरफ फेंकते हुए बोलती है, लियो फेंग जल्दी से पकड़ लो। लियो फेंग उस लड़की की आवाज सुन के हैरान होते हुए मन में बोलता है, क्या ये आवाज थोड़ी जानी पहचानी है? लेकिन अगले ही पल लियो फेंग ने उसके हंटर को वहाँ पे पकड़ लिया था, जिसके पकड़ने के बाद में तुरंत वो लड़की ने लियो फेंग को बड़ी स्पीड में उस दलदल से बाहर की तरफ निकाल लिया था। लियो फेंग के निकलते ही मोटू जो अलग एक क्रिएचर फॉर्म में था उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है और साथ ही अपने आप को एक मड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करते हुए लियो फेंग को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, तुम कहाँ भागना चाहते हो? इस तरह के जाइंट फॉर्म को देखने के बाद तो लियो फेंग भी थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर से वो अपने आप को संभालते हुए अपनी तलवार के थ्रू मोटू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, किसने कहा मैं भागूंगा? उसने सीधे मोटू के हाथ के ऊपर एक पावरफुल स्लैश लगा दिया था, जिसके इम्पैक्ट के कारण उसका हाथ वहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन मिट्टी का होने के कारण जो टुकड़े अलग अलग थे वो दोबारा से एक साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह के सीन को देखकर अपना हीरो हैरान होते हुए मन में बोलता है, वो बहुत तेजी से अपने आप को रीजनरेट कर रहा है। दूसरी साइड में उस लड़की ने तुरंत अपने हीरो को जिस दीवार के ऊपर वो खड़ी थी वहाँ पर ऊपर घसीट लेती है। लियो फेंग उस लेडी को देखकर थोड़ा हैरान सा हो गया था, लेकिन फिर थोड़ी तसल्ली की सांस भरते हुए बोलता है, क्या तुमने इन सबको मारा? वो लेडी अपने हीरो के सामने जो एक अलग अंदाज का स्किन टाइट हॉट सेक्सी सूट पहने हुए थी, वो वहाँ पर पोज मारते हुए बोलती है, एक पावरफुल दवा, तुरंत चक्कर आना। जब वो कुछ आगे बोलने ही वाली थी तभी अचानक से फिर से दोस्तों वो मट्टी वाला हाथ अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ता है। जब हमें उसका सीन दिखाते हैं तो मोटू वहाँ पूरी तरह से एक मड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, लेकिन हाइट ज्यादा होने के कारण मोटू वहाँ पे उन लोगों को पकड़ नहीं पाता, जिस कारण से मोटू का जो अटैक था अपने हीरो के जस्ट बगल से निकलता है। लियो फेंग उसके इस तरह से अटैक करने के कारण खिसियाते हुए बोलता है, हर बार जब मैं तुम्हें काटता हूँ ये तुरंत ठीक हो जाता है। ये मिट्टी का आदमी सिर्फ एक समनर दिखाई देता है, मोटू कहाँ छिपा है और इस जाइंट मॉन्स्टर से कैसे निपटे? वो लेडी वहाँ पे अपने हीरो को बताती है, मोटू दलदल में छिप गया, वो इस दलदल के अंदर इनविंसिबल है, बस दलदल को खत्म कर दो और वो ऐसा नहीं कर सकता। उस लेडी की बात सुन के अपना हीरो थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा? मैं इस दलदल को डिस्ट्रॉय कर दूं? दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सोच क्या रहे और जल्दी जाओ, मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलो, एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत ठोक दो जाके। जब अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड हो रहा था तभी उतने में उसके पास खड़ी लड़की ने अपने हाथों में बहुत
ढेर सारे वाटर कलर के बबल्स बना लेती है और तुरंत उसका इस्तेमाल करते हुए जो मड मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर उनके ऊपर धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर दिया था। और अगले ही पल दोस्तों हमको पता चलता है उस मड मॉन्स्टर के ऊपर जो हमको स्काई कलर का बबल दिखाई दिया था वो असलियत में आइस एलिमेंट वाले थे, जो कि सीधे उस मड मॉन्स्टर के ऊपर जैसे ही पड़ते हैं वो मड मॉन्स्टर वो पूरी तरह से आइस में कवर हो गया था, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। जिसको देखने के बाद तो लियो फेंग खुश होते हुए बोलता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है? वो लेडी हंसते हुए बोलती है बेशक एक छोटा सा गिफ्ट था जो मैंने मोटू के लिए तैयार किया था। फिर वो लेडी मोटू की तरफ चिल्ला के बोलती है मोटू दोबारा मत दिखाई देना, तुम भी बर्फ की मूर्ति बनने जा रहे हो। जैसा कि दोस्तों मड मॉन्स्टर को देख सकते हैं आप, उस आइस अटैक का इम्पैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक है। उस लेडी की बात सुनने के बाद एक हाथ अचानक से आइस को तोड़ता हुआ उस मड मॉन्स्टर के बाहर निकलता है और साथ ही हमको पता चलता है ये कोई और नहीं मोटू है, जो कि उस आइस मॉन्स्टर के अंदर से हंसता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। जैसा कि दोस्तों हम सीन देख ही सकते हैं, अपना हीरो और वो लड़की दीवार के कितने ऊंचाई पे खड़े हैं। मोटू वहाँ पर बर्फ के कारण ठंडी आंखें भरते हुए बोलता है तुम कौन हो? वो लड़की हंसते हुए कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, और इसके अलावा आपकी ओपोनेंट मैं नहीं हूँ। उसने जैसे इस बारे में बोला था दूसरे साइड से अपना हीरो लियो फेंग अपनी स्वॉर्ड लेके मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको आते हुए देख के मोटू वहाँ पे हंसते हुए कहता है कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि दलदल के जमा देने से मैं तुमसे डर जाऊंगा। लियो फेंग अपने स्वॉर्ड को आगे लेके उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ज्यादा बकवास करना बंद करो, बस अब मर जाओ। दूसरे साइड मोटू वहाँ पे घुटनों के बल झुकते हुए बोलता है मेरे दोस्त मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। अचानक से कहानी में ऐसे आए ट्विस्ट को देख के लियो फेंग हैरान होते हुए बोलता है तुम अपनी सूरत को इस तरह से अचानक कैसे बदल सकते हो? मोटू वहाँ पे हंसते हुए कहता है ये सब मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मोटू वहाँ पे सोने के सिक्के निकाल के बाहर की तरफ दिखाते हुए कहता है तुम्हें पैसे चाहिए या औरत? बस मुझे बताओ, जो पैसे मेरे हाथ में हैं वो मैं पहले ही तुम्हें दे दूंगा। अपने हीरो को पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पर खिसियाते हुए बोलता है मुझे बेटा वापस दो। मोटू वहाँ पर स्निक अटैक करने के लिए रेडी होते हुए अपने हाथ को पीछे की तरफ करते हुए बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओहो ये सबसे वैल्यूएबल में से एक है। मोटू ने अपने पीछे किसी तरीके का मैजिक स्क्रोल छुपा के रखा हुआ था जो लियो फेंग की तरफ फेंकते हुए बोलता है अब तुम मरो। और उस मैजिक स्क्रोल के अंदर से बहुत ढेर सारी थंडर रिलीज हो रही थी। अचानक से होते हुए अटैक को देखकर लियो फेंग भी वहाँ पर घबरा सा गया था और अगले ही पल लियो फेंग अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है स्ट्रॉन्ग विंड। और ऐसा होने के कारण वो एक पल के अंदर मोटू के पीछे आ पहुंचा था। लियो फेंग भी छुपकर मोटू के ऊपर पीछे से तलवार से अटैक करने वाला था, जिसको महसूस करने के बाद मोटू घबराते हुए चिल्ला के बोलता है तुम मेरे पीछे कब आए? और अगले ही पल लियो फेंग ने मोटू की छाती के अंदर अपनी तलवार को आर पार करते हुए बोलता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे तुम्हारे मरने का समय है। जियांग के तलवार के कटने के कारण मोटू वहाँ पे पूरी तरह निपट चुका था। वो लड़की अपने हीरो के इस तरह के मूव को देख के हंसते हुए बोलती है बहुत बढ़िया चाल थी। लियो फेंग उस लेडी से पूछता है तुम कौन हो? वो लड़की अपने चेहरे को खोलते हुए अदाओं के साथ कहती है सौभाग्य से मैं समय पे आ गई, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। छोटे लड़के तुम्हारी सिस्टर ने जान बचाई है, तुम इसका बदला कैसे चुकाओगे? वो तुरंत अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ती है, जिस कारण से लियो फेंग वहाँ पे थोड़ा हैरान हो गया था। फिर अपने आप को संभालते हुए लियो फेंग उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों हो और तुमने मेरी मदद क्यों की? जो कोई भी इस लड़की को नहीं पहचान पाया है तो मैं आप लोग को बता दूं, जहाँ पर अपने हीरो को 7th लेवल का बैच मिला था ये वही लेडी सोफी है। सोफी अपने हीरो की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहती है बेशक ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मोटू बहुत खतरनाक है, मैं उस लीडर को नहीं ढूंढना चाहती जो इतनी आसानी से मर गया। लियो फेंग वहाँ थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है मैंने आपके नाइटहुड में शामिल होने का वादा नहीं किया था। जिसकी बात सुन के सोफी वहाँ पे हंसते हुए बोलती है ठीक है, क्योंकि तुम इतने रूथलेस हो तो फिर हम बिजनेस करेंगे। वो वहाँ पर एक लंबा सा खर्रा निकालते हुए बताती है पावरफुल पोटेंट ड्रग मतलब दवा, प्रति बोतल 200 सोने की सिक्के की है। मैंने 5 बोतल इस्तेमाल की जिसका मैजिकल इफेक्ट आइस था। हर एक बोतल की कॉस्ट 100 सोने की सिक्के। मैंने यहाँ पर इस लड़ाई में 30 बोतल इस्तेमाल की और मेरे यहाँ आने की फीस 200 सोने के सिक्के। बिल चुकाने में परेशानी हो रही है। लियो फेंग इतना लंबा चौड़ा खर्रा देख के और उसकी बात सुन के हैरान होते हुए बोलता है रुको, क्या कहा? यहाँ आने की फीस? सोफी अपने हीरो के पास आकर फ्लर्ट करते हुए बोलती है हाँ सच में, मैं एक 7th लेवल की मैसनरी हूँ। मैं सनडाउन फोर्ट्रेस मैसनरी गिल्ड की चेयरमैन भी हूँ, जिसका यहाँ पर मौजूद होना बहुत महंगा है। जिसमें दूसरे आइटम को जोड़ते हैं तो टोटल अमाउंट 8000 है और मैं आपको 7000 गोल्ड कॉइन देने की परमिशन दे सकती हूँ, मतलब 1000 गोल्ड कॉइन डिस्काउंट ऑफर
दिया है। फिर सोफी वहाँ पे उस बिल को लियो फेंग को थमाते हुए कहती है, बिल की पूरी डिटेल यहाँ है, तुम इसे खुद ठीक से पढ़ सकते हो। लियो फेंग बेचारा जिसके पास में कुछ नहीं है, वो वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सोफी वहाँ पे उसके इसी बात का कहने का इंतजार कर रही थी। वो तुरंत अपने हीरो के आगे एक फॉर्म को दिखाते हुए कहती है, तो फिर तुम्हें कर्जा चुकाने के लिए मेरे लिए काम करना होगा, मेरे नाइटहुड के कमांडर बनो। क्योंकि हमारा हीरो एक जेंटलमैन है। वो वहाँ पे गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं रुपए कमाने का कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हारे नाइट्स के साथ शामिल नहीं हो सकता। लियो फेंग की बात सुन के सोफी अपने बाल अदाओं के साथ पीछे करते हुए हंस के कहती है, हाँ ठीक है, तो चलो इस गंदगी को साफ कर दें। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। रेपसिटी मिस्ट्री रेजिमेंट के बाहर दिखाते हैं, जहाँ पर एक घोड़ा बग्गी आके खड़ी हो गई थी। सोफी अपने हीरो से बोलती है, तुम्हारे सभी दोस्त मोटू ने हिप्नोटाइज करके रखे हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, बस उन्हें वापस ले जाओ। मैं इस जगह की चार्ज ले रही हूँ और तुमने जो कुछ भी किया उसके रिजल्ट में पक्के तौर से जितना भी कॉस्ट होता है तुम्हारे खाते में जोड़ दिया जाएगा। लियो फेंग भी इस चीज के लिए एग्री हो जाता है। फिर हंसते हुए उससे कहता है, इस समय के लिए आपका शुक्रिया। मैं सोचता था कि आप ऐसी औरत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बहुत अच्छी होंगी। सोफी वहाँ पे हंसते हुए पूछती है, वो औरतें और कौन सी औरतों की बात कर रहे हो? लियो फेंग वहाँ पे झिझकते हुए बोलता है, मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है। सोफी वहाँ पे एटीट्यूड में बोलती है, कोई बात नहीं, बहुत से लोग मुझे इसी नजर से देखते हैं। फिर वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है, अगर तुम मिस्ट्री की दुनिया में कदम रखना चाहते हो तो तुम्हें अलग अलग तरह की बदनामियों का सामना करना पड़ेगा। मैं लंबे समय से इन सब की आदी हो चुकी हूँ। लियो फेंग वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, मेरे होम टाउन में एक बहुत फेमस बात है, जितनी बदनामी आप सहन कर सकते हो उतना ही आपकी प्रशंसा की जा सकती है। मिस सोफी, आप सचमुच ग्रेट हैं। सोफी उसकी बात सुन के खुश होते हुए कहती है, कितनी बढ़िया बात बोली तुमने, जितनी बेइज्जती सहन कर सकते हैं उतनी ही प्रशंसा भी सहन कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद सोफी वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने हीरो की तरफ देख के बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम वो पहले इंसान हो जो मुझे समझते हो। लियो फेंग उसकी बात सुन के थोड़ा घबराते हुए बोलता है, आपका भी शुक्रिया। सोफी उसको आगे बताती है, मैं तुमसे बस इतना कहूंगी, मैं तुम्हारे 1000 गोल्ड कॉइन बचा सकती हूँ। 1000 गोल्ड कॉइन बचने की बात सुनने के बाद तो अपने हीरो की आंखें चमक उठी थी। वो वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है, सचमुच मेरे होम टाउन में एक बात और भी कही गई है, क्या कुछ और बात बोलना सही रहेगा? सोफी उसको रोकते हुए कहती है, ऐसे देख के मत कहो, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो बिल कम नहीं होगा। लियो फेंग उसको समझाते हुए बोलता है, बस एक और बात सुन तो लो। सोफी वहाँ पे उससे बोलती है, इससे अब बिल और कम नहीं किया जा सकता। वो दोनों वहाँ पे इसी तरह हंसी मजाक करते हुए जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखने में सचमुच दोस्तों बहुत अच्छा मोमेंट है। लियो फेंग अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, सोफी मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। लियो फेंग का हाथ खुद बढ़ाते हुए देख के सोफी तो इस बार बिल्कुल गुलब्बो बन चुकी थी। वो वहाँ शर्माते हुए अपने हाथ को बढ़ा के बोलती है, लियो फेंग मैं भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, तो क्या आप बताओ हम दोस्त हैं? लियो फेंग हंसते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम अब दोस्त हैं। हमारा सीन शिफ्ट होके अगले दिन पे आ जाता है, जहाँ पर लियो फेंग अपने तीनों दोस्तों को बचा के लिए आया था। ब्रदर केन खिसियाते हुए बोलते हैं, ब्रदर लियो मुझे सच बताओ, क्या तुम रेपसिटी मिस्ट्री ग्रुप में गए थे? लियो फेंग वहाँ बहाना बनाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं कल रात कहीं नहीं गया बेटा, आज सुबह उन्हें गाड़ी में हमारे दरवाजे तक ले आया। खैर जब वो सब वापस आ गए हैं तो हमको अब उनको जगाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ब्रदर केन वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए चिल्ला के कहते हैं, तुमने सही कहा, वो मैजिक के कारण वहाँ पे सोए हुए हैं। मैं मैजिक को दूर करने के लिए किसी मैजिशियन को ढूंढता हूँ। ब्रदर तुम यही रहो, मैं वहाँ जाकर तुरंत वापस आऊंगा। दूसरे साइड में उसके साथी खूब मजे से घराटे मारते हुए सो रहे थे। लियो फेंग कल रात की अपनी फाइट को याद करते हुए मन में कहता है, जैसा कि मोटू ने कहा, मेरा वॉरियर एक्सपीरियंस अभी भी काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा कॉम्बैट प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन यार मुझे ऐसा अपोनेंट कहाँ मिलेगा जो मेरे कंपेयर करने के हिसाब से मेरा अपोनेंट बन सके। लियो फेंग की दिमाग की बत्ती जलती है। वहाँ पे वो खुश होते हुए चिल्ला के बोलता है, हाँ ये सही है, मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मिरर क्लोन, और उसके ऐसा कहने के साथ में ही उसकी बॉडी के 2 क्लोन्स बन जाते हैं। लियो फेंग अपने क्लोन को देखते हुए कहता है, अरे वाह ये बिल्कुल मेरे जैसा ही है। वो अपने क्लोन से कहता है, तो ठीक है मेरे ऊपर अटैक करो। लियो फेंग का क्लोन तुरंत उसकी बात को सुन के उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके अटैक को महसूस करते हुए देख के अपना हीरो मन में कहता है, मेरे अवतार की ताकत लगभग मेरे 30% है, जिसका मतलब है कि मुझे कोई फायदा नहीं है और इसमें कोई फीलिंग नहीं, चोट लगने का डर नहीं, और इसे एक लड़ाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्रेजेंट टाइम की इनर पावर से इस अवतार को केवल 3 मिनट के लिए बना रख सकता हूँ। ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल केवल असली कॉम्बैट में ही किया जा सकता है, इसे मापा नहीं जा सकता। लियो फेंग जब अपने क्लोन के साथ फाइट कर रहा था, तभी ब्रदर केन पीछे से चिल्ला के बोलते हैं, ब्रदर लियो फेंग एक प्रॉब्लम आ गई
है। कल रात रैप्सिडी मैसनरी रेजिमेंट में वो इमारत गिर गई। पूरा शहर अब इस बारे में बात कर रहा है। लेकिन जब अपने सामने वो दो लियो फेंग को देखता है तो हैरान होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये क्या, यहाँ तो दो लियो फेंग हैं। उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। वो अपनी आंखों को रगड़ते हुए कहता है, क्या मैं जाग रहा हूँ कि सपना देख रहा हूँ। उतनी देर में लियो फेंग ने अपने क्लोन को कैंसिल कर दिया था। इस वजह ब्रदर केन आंख खोल के सामने देखते हैं तो हैरान होते हुए बोलते हैं, हाँ मैं अभी तक सही से जागा नहीं हूँ। लियो फेंग अपने दोस्त से पूछता है, ब्रदर केन क्या हुआ है। फिर से दोस्त वो उसको वही बात बताता है कि रैप्सिडी मैसनरी रेजिमेंट की बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई है कल रात। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे कोई आगे बढ़ता है जिसके पैरों की आवाज सुनकर ब्रदर केन उससे पूछते हैं, कौन है वहाँ पे। ब्रदर केन उस इंसान को देख के हैरान होते हुए मन में कहते हैं, इसके अंदर किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा भरा हुआ है। ये इंसान बहुत पावरफुल है। वो आदमी अपने हीरो से कहता है, लियो फेंग मुझे पता है तुमने क्या किया, मेरे पीछे आओ। अब दोस्तों कहानी के बीच में ये कौन आया है ये हमें आगे पता चलेगा। लेकिन अभी तक वीडियो देखने के बाद आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1 लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दे जाके। आपके 1 लाइक करने से दोस्तों मेरी वीडियो के ग्रोथ रेट में प्रोग्रेस होती है, जिससे कि और ज्यादा लोग देख सकते हैं। तो प्लीज 1 लाइक से मेरी हेल्प करना मत भूलें। ब्रदर केन उस इंसान से पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम लियो फेंग को क्यों ढूंढ रहे हो। वो लबादे वाला इंसान केन से कहता है, ब्रदर केन सी इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि किले से फेरी मिस्ट्री रेजिमेंट को हटाया जाए तो इसमें शामिल ना हो। ब्रदर केन उसकी बात सुन के वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, तुम। लेकिन उतने में ही लियो फेंग उसको रोकते हुए बोलता है, क्योंकि ये आदमी मेरे पास आया है तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस मैटर को हल करने के लिए आगे जाना चाहिए। केन वहाँ उसकी परवाह करते हुए बोलता है, लेकिन ब्रदर लियो फेंग धीरे से दोस्त के कान में बोलता है, ये आदमी अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई लड़ाई होती है तो मुझे डर है कि इसका असर उन पर भी पड़ेगा। मतलब अपने दोस्तों की बात कर रहा है। फिर वहाँ पर लियो फेंग उस आदमी से कहता है, और हाँ उस आदमी को मेरे ऊपर छोड़ दो, भले ही वो मुसीबत खड़ी करना चाहे, मेरी ताकत से निपटना मुश्किल नहीं है। ब्रदर केन उसकी बात को यहाँ पर समझ जाते हैं। वो आदमी भी बोलता है, अगर तुम लोगों ने कानापुसी खत्म कर ली हो तो क्या अब हम आगे बढ़े। लियो फेंग उस लबादे वाले इंसान के साथ जाते हुए ब्रदर केन को बताता है, मैं इसके साथ वहाँ पे जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। लिटिल ड्रैगन भी लियो फेंग को जाते हुए देख के वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, लियो फेंग तुमको जल्दी वापस आना होगा, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे आज बाजार लेके जाओगे। लियो फेंग उसके सर पे पेट करते हुए कहता है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्त होता है। वो लियो फेंग के कांधे के ऊपर हाथ रखते हुए समझाता है, ब्रदर लियो जरा संभल के। जिस बात को लियो फेंग भी एग्री करके तुरंत वहाँ पे भागते हुए उस लबादे वाले इंसान की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो लबादे वाला इंसान एक जगह पर रुक गया था। वो फिर पीछे पलटकर अपने हीरो से पूछता है, बस यहीं पे आगे जाने पे जैन ग्रीन का प्लेस है। लियो फेंग उस आदमी से पूछता है, लेकिन राजा से पूछने की हिम्मत कौन करेगा। वो आदमी वहाँ पर अपने लबादे को सर से हटाकर पीछे पलट के अपने हीरो से बोलता है, मैं सनडाउन फोर्ट्रेस में कानून संभालने वाली टीम का कैप्टन हूँ, आओ ये। लेकिन हम लोग उसको ब्लू बोलेंगे। उसकी बात सुन के तो लियो फेंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा, तुम एक कैप्टन हो, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वो कैप्टन वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, मेरे छोटे भाई तुम बहुत ग्रेट हो। मुझे नहीं पता कि तुम मेन लैंड पर किस मास्टर की डिसाइपल हो। मुझे दोस्त बनाने के बारे में क्या ख्याल है। लियो फेंग उसकी बात सुन के अपने मन में कहता है, किसी भी बात पर ध्यान ना देते हुए, चाहे वो अत्याचार करने वाला हो या चोरी करने वाला, क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरे डिटेल के बारे में जानना चाहता हो। लियो फेंग हंसते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मेरे अयोग्य होने के कारण मैंने अपने टीचर को निराश कर दिया। मुझे उनका नाम बताने की परमिशन नहीं है। ब्लू वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, क्योंकि तुम कहना नहीं चाहते तो मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूँ। चलो ठीक है, एक और चीज के बारे में बात करते हैं, रैप्सिडी मैसनरी रेजिमेंट के बारे में। क्या तुमने वो सब किया। लियो फेंग उसकी इस बात को सुन के वहाँ पे बिल्कुल बहुत चक्का सा हो गया था। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, कैप्टन ब्लू ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने वो सब किया होगा। कैप्टन ब्लू वहाँ पे खिसियाते हुए बोलते हैं, रैप्सिडी मैसनरी का पूरा ग्रुप कल रात गायब हो गया। लोगों द्वारा मारे जाने के अलावा मैं इससे ज्यादा और आगे नहीं सोच सकता। हाल ही में जिन लोगों ने रैप्सिडी मैसनरी ग्रुप के साथ में हाथापाई की है, उनका शक सबसे बड़ा तुम्हारे ऊपर है। लियो फेंग ब्लू को समझाता है, कैप्टन ब्लू हर चीज में सबूत पर ध्यान दीजिए। आप बोल रहे हैं कि मैं हत्यारा हूँ, लेकिन सबूत का क्या। कैप्टन ब्लू उसकी बात सुन के अपनी स्वॉर्ड को म्यान से बाहर निकालते हुए एक अटैक उसके ऊपर चार्ज करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, सबूत, तुम बहुत बढ़िया काम करते हो। मुझे उस जगह पर एक सुराग भी नहीं मिला, लेकिन बिना सबूत के कोई भी विश्वास नहीं करता। कैप्टन ब्लू वहाँ पर अपने म्यान में से तलवार को बाहर निकालते हुए बड़ी स्पीड में लियो फेंग के ऊपर तानते हुए बोलते हैं, बस तुम्हें मार डालूं, चाहे तुम असली हत्यारे हो या नहीं। तुमने सारे आरोप याद कर लिए हैं। लियो फेंग उनकी ऐसी हरकत को देख के बोलता है, कैप्टन
कैप्टन ब्लू, आप कानून को संभालने की टीम के कैप्टन हैं। क्या आप न्याय को इसी तरह से करते हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रैपसोडी मैसनरी जैसा एक गंदा ग्रुप इतने सालों तक सनडाउन फोर्ट्रेस में रह सका है। कैप्टन ब्लू वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, जस्टिस बनाए रखें। जिसकी मुट्ठी बड़ी है, तुम जो भी डिसीजन लो तुम मुझे हरा नहीं सकते। तो ऐसे हाल में देखा जाए तो मैं खुद में ही एक न्याय हूँ। लियो फेंग उससे आखिरी बात पूछता है, इससे पहले कि तुम शुरू करो मैं फिर से तुम्हें साफ बताना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी ताकत 9 लेवल के पीक पर है? कैप्टन ब्लू अपनी तलवार में स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करते हुए बोलता है, हाँ मैं सचमुच 9 लेवल के पीक पर हूँ। क्या तुम डरे हुए हो? अब इसे क्या मालूम, वो डरा नहीं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कैप्टन ब्लू की बात सुनकर उसको वहाँ पर उसी सिटी लॉर्ड की याद आ जाती है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड वियर को मारा था। वो अपनी तलवार को गुस्से में निकालते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, अगर मैं तुम्हें हरा सकता हूँ तो मैं वापस जा सकता हूँ और अपनी वियर का बदला ले सकता हूँ। कैप्टन ब्लू तुरंत अपने हीरो की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं, अब ज्यादा और वक्त न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। कैप्टन ब्लू ने तुरंत अपने हीरो की बॉडी के ऊपर एक पावरफुल स्लैश लगा दिया था, लेकिन वहाँ पे लियो फेंग अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, विंड वुड स्टेप्स, और ऐसा होने के कारण कैप्टन ब्लू का अटैक उसकी शैडो पे टकराता है और अचानक से लियो फेंग कैप्टन ब्लू के जस्ट पीछे से तलवार लेके अटैक करने के लिए आगे की तरफ आ रहा था, जिसको महसूस करके कैप्टन ब्लू थोड़ा हैरान हो जाते हैं। कैप्टन लियो फेंग को महसूस करते हुए तुरंत पलट के एक और स्लैश जस्ट पीछे अपने लगाते हुए कहते हैं, मुझे पता था तुम पीछे से आओगे। इसके स्लैश को आते हुए देखकर अपना हीरो थोड़ा सा हैरान हो गया था और तभी अचानक से वो भी अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके स्लैश से वहां पर बचने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, जो कि देखने में सचमुच दोस्तों बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसका स्लैश इतना पावरफुल था कि लियो फेंग के कदम भी पीछे हट गए थे। लियो फेंग उसके स्लैश को महसूस करते हुए बोलता है, क्या ही खतरनाक पावर है। दूसरी तरफ कैप्टन ब्लू लियो फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम मेरे पूरे ताकत से किए गए स्वॉर्ड अटैक को रोक सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी मेरे सोच से परे है। कैप्टन ब्लू अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, और तुम्हारी स्वॉर्ड मॉर्टल नहीं है। ये अफसोस की बात है कि तुम इसकी असली ताकत को अभी तक समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये अजीब बात है, तुम जिस ताकत का इस्तेमाल करते हो उसमें सोल या मैजिक नहीं है। कैप्टन ब्लू फिर से अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हैं। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में डालने के बाद फिर से एक और अटैक करने के लिए लियो फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए हंस के कहते हैं, जिस तरह से तुम अचानक से गायब हो गए वो भी अजीब है, मुझे तुम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। कैप्टन ब्लू ने जैसे अपना स्वॉर्ड स्लैश लियो फेंग की बॉडी के ऊपर लगाया था तो वहाँ पर दोस्तों फिर से उसने अपने वही शैडो का इस्तेमाल करते हुए उस जगह से गायब हो गया था और कैप्टन ब्लू के जस्ट बगल में आकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो कैप्टन ब्लू उस चीज को देख के एक और स्लैश लियो फेंग के ऊपर बगल में भी लगा देते हैं, जिससे कि वहाँ पे पत्तियां तो कटती हैं, लेकिन लियो फेंग जंप लगाकर उसके स्लैश से पीछे की तरफ हट जाता है और साथ ही उसकी इस तरह के अटैक पावर को देख के हैरान होते हुए मन में कहता है, उसका हमला बहुत तेज है, मुझे अपनी बची हुई इनर पावर को बचाना है, यही सिर्फ एक तरीका है जो उसके हमले को रोक सकती है। कैप्टन ब्लू के स्लैश से तो लियो फेंग बच गया था, लेकिन जो अटैक के बाद जो इम्पैक्ट वेव निकली थी लियो फेंग उसको बड़ी मुश्किल से रजिस्ट करने की कोशिश करता है और कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं लियो फेंग ने वहाँ पर कर दिखाया था, मतलब उसके इम्पैक्ट से बच जाता है, जिसको देखने के बाद कैप्टन ब्लू अपनी तलवार को जमीन में गाड़ते हुए कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है। जिसकी बात सुनकर लियो फेंग को समझ नहीं पाता। कैप्टन ब्लू फिर से हंसते हुए बोलते हैं, तुमने मेरी स्वॉर्ड को छीनने की कोशिश करी क्योंकि तुम्हारे पास अपनी पावर को तुरंत बढ़ाने का तरीका है। कैप्टन ब्लू के इतने इंटेलिजेंस को देखकर लियो फेंग हैरान होते हुए मन में कहता है, उसने ये कैसे देख लिया। कैप्टन ब्लू फिर से हंसते हुए बोलते हैं, और तुम्हारी ये स्ट्रेंज बॉडी, हालांकि इसका इफेक्ट अच्छा है लेकिन ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तुम अपनी इस टेक्निक को बहुत कम नंबर में इस्तेमाल कर सकते हो और ये तुम्हारी बहुत एनर्जी को कंज्यूम करती है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं सही गेस कर रहा हूँ। तुम्हारी पावर हालांकि अजीब है लेकिन इनविंसिबल नहीं, और तुम्हारी फाइटिंग स्किल भी मेरी जितनी अच्छी नहीं लगती। कैप्टन ब्लू इस बात को बोलने के बाद अपनी किसी अजीब स्किल को एक्टिवेट करते हैं और ऐसा करने के साथ में ही उनकी बॉडी के ऊपर चारों तरफ स्पिरिट एनर्जी से बना हुआ एक गोल्डन कलर का फाइटिंग सूट आ गया था, जो कि इनको अटैक से बचा सकता है। वो वहाँ हंसते हुए कहता है, अब वार्म अप का समय खत्म होता है। इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर लियो फेंग हैरान होते हुए बोलता है, अरे ये। लेकिन तभी कैप्टन ब्लू वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, ये वो एबिलिटी है जो 9th लेवल के सबसे पावरफुल इंसान में होती है। अपनी पूरी की पूरी ताकत को बाहर लाओ वरना तुम सचमुच मारे जाओगे। लियो फेंग भी अपनी तलवार को चार्ज करते हुए अटैक करने के लिए कैप्टन ब्लू की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो चलो लड़ते हैं। उतने में हमारा सीन शिफ्ट होके लिटिल चिकन पे आता है, जहाँ पर वो खूब ढेर सारी हड्डियों खाने के बाद में भी मन में अफसोस करते हुए कहता है, पिछली रात भी चिकन लेग पीस ही मैंने खाई थी। वो वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, मैं चिकन लेग पीस खा खा के ऊब चुका हूँ। लियो फेंग वापस क्यों नहीं
नहीं आ रहा है। जब वो इस बारे में बोल रहा था तभी उतने में कोई पीछे से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, जिसको अपने हीरो ने पिछले एपिसोड में पेला था वही मोटा है। वो छोटे ड्रैगन के ऊपर खंजर से अटैक करते हुए मन में बोलता है, धत तेरे की, उस मैसनरी रेजिमेंट के ग्रुप का ठिकाना मुझे नहीं पता और ये लोग फेरी मैसनरी रेजिमेंट के होने चाहिए। अगर मैं चोट ठीक करने के लिए कल रात बाहर नहीं छिपता तो शायद अब तक मेरा काम खत्म हो चुका होता। वो वहाँ पे अपने खंजर को उठाकर लिटिल ड्रैगन के पास बढ़ते हुए कहता है, जबकि केन्सी और लियो फेंग दूर है, मैं इस छोटे से बच्चे को और इनके साथियों को मार डालूंगा। इससे मेरे लीडर का बदला पूरा माना जा सकता है। दूसरे साइड में लिटिल ड्रैगन अभी भी चिकन लेग पीस को घूरते हुए बोलता है, ये आखिरी चिकन लेग पीस है, मुझे कुछ खाना बचाना है। मोटा बहुत सारा खुश होते हुए अपने खंजर के थ्रू लिटिल ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए हंसता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे वो आगे बढ़ने वाला था तभी अचानक से वहाँ पे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और दोस्तों हमको पता चलता है जो मोटा वहाँ पे छोटे ड्रैगन को मारने वाला था उस मोटे का सर वहाँ पे फट चुका है। वो वहाँ पे खूना खच्चर होने के साथ मर गया है। लिटिल ड्रैगन उसको देख के वहाँ पे जोर जोर से रो रहा था और तभी अचानक से उसकी आवाज सुन के पीछे से कोई अंदर आते हुए बोलता है, क्या हुआ, लियो फेंग कहाँ है? हमको पता चलता है ये कोई और नहीं अपनी खूबसूरत लल्लन टाप पटाखा माल सोफी है, जिसको देखने के बाद तो लिटिल ड्रैगन खुश होते हुए बोलता है, तुम तो वही खूबसूरत बिग सिस्टर हो। वो सोफी को उस मोटे के बारे में बताता है, मुझे नहीं पता, मैं बस मीट खा रहा था और फिर अचानक से कुछ हुआ और मुझे चाकू से गोद दिया। सोफी जियाओ जिन की बात सुन के थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, वो इतना मोटा इंसान नीचे कैसे गिरा हुआ है, क्या वो लियो फेंग था? जियाओ से उसको पूरा सीन बताता है, लियो फेंग नहीं, लियो फेंग को बुलाया गया, इस आदमी को पीटा गया, मैंने उसे रोकने के लिए बस अपना हाथ उठाया और वो हवा में उड़ गया, ऐसा हुआ था। सोफी उसकी बात सुन के थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है, एक बच्चा वू काई को कैसे हरा सकता है? ऐसा लगता है छोटे बच्चे के पास कॉम्बैक्ट पावर है। लेकिन तभी उतने में सोफी की निगाह वहाँ पे पड़ी हुई दारू की बोतल पे जाती है, जिसको देख के वो हैरान होते हुए कहती है, वो काई तू सचमुच बहुत बदकिस्मत था, उसने बोतल पे पैर रखा और गिर गया, हालांकि ये बच्चा गलती से उसे नीचे गिरा रहा था। फिर सोफी लिटिल ड्रैगन से बोलती है, इस इंसान को अकेला छोड़ दो, तुमने अभी बताया कि लियो फेंग को कोई बुला के ले गया, वो कौन है? जियाओ जिन सोफी को बताता है, वो इंसान जिसने लियो फेंग को बुलाया, काले लबादे में एक आदमी था और उसके पीछे सूरज और एक तराजू का पिक्चर बना हुआ था। सोफी लिटिल ड्रैगन की बात सुन के बहुत सारा घबराते हुए मन में कहती है, क्या कहीं ये वही तो नहीं है? दूसरे साइड में हमको कैप्टन ब्लू को दिखाते हैं। लियो फेंग उसके साथ बराबरी की टक्कर देने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों के तलवार लड़ने के कारण आसपास की हवा भी कट रही थी। लियो फेंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन कैप्टन ब्लू भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। उसने फिर से उसके ऊपर एक स्लैश लगा दिया था, जिसको देख के लियो फेंग हैरान होकर मन में कहता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या यही 9th लेवल की पीक की ताकत है? ऐसा लगता है कि मैं अभी भी 9th लेवल के पीक से निपटने लायक नहीं हुआ हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। जियो फेंग के चेहरे के ऊपर दोस्तों कट लग चुके थे, मतलब कि इस फाइट को करते हुए लियो फेंग थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। लियो फेंग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ आता है तो कैप्टन ब्लू उसको देख के वहाँ पे जोर से हंसते हैं। लियो फेंग अचानक से अपने पैर में स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करते हुए अपना दोस्तों वही मिरर क्लोन स्किल को एक्टिवेट कर देता है और ऐसा होने के साथ में कैप्टन ब्लू के सामने दो लियो फेंग अपेयर होते हैं। कैप्टन ब्लू उसको देख के अपने मन में सोचता है, अच्छा ये मेरे सामने अवतार का इल्यूजन पैदा कर रहा है। उन दोनों में से एक लियो फेंग कैप्टन ब्लू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन ब्लू वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया लड़के, तुम्हारे पास बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ तक कि क्लोन बनाकर इल्यूजन्स का भी इस्तेमाल करते हो। लेकिन उतनी ही देर में लियो फेंग का क्लोन उसके ऊपर जब अटैक करता है तो कैप्टन ब्लू अपनी तलवार से उसको रोकता है। तो वहाँ पे हैरान होते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, मुझे ये पता चल रहा है ये दोनों अवतार एक ही टाइम पे हमला नहीं कर रहे। क्या ये अवतार दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं बुलाया गया था? कैप्टन ब्लू वहाँ पे उसको रोकते हुए बोलते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए ये पहली बार है जब मैंने किसी को अपने क्लोन को पीछे छोड़ते हुए देखा है और होस्ट डायरेक्ट मेरे ऊपर आकर अटैक कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुमको कोई एनर्जी नहीं दिखाई दे रही? लियो फेंग कैप्टन ब्लू की बात सुन के मन ही मन हंसते हुए बोलता है, ये तो सचमुच एक नंबर का बेवकूफ है। लियो फेंग वहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग विंड स्टेप का इस्तेमाल करते हुए बड़ी स्पीड में कैप्टन ब्लू के जस्ट पीछे की तरफ जाकर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखने के बाद कैप्टन ब्लू वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? और अगले ही पल लियो फेंग उसके जस्ट पीछे से, जहाँ पर वो अपनी तलवार से बचाव नहीं कर सकता, वो वहाँ पर अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिसको देखने के बाद तो कैप्टन ब्लू हैरान हो चुका था। और अगले ही पल एक तरफ वो अपने हाथ से उसकी तलवार को रोकता है तो दूसरी तरफ वो अपनी तलवार से एक फैंटम को रोक रहा था। लियो फेंग की तलवार का अटैक जैसे ही कैप्टन ब्लू के आर्मर के ऊपर पड़ता है तो दोस्तों जैसा कि हमको मालूम ही है, लियो फेंग की तलवार मॉर्टल नहीं है, इमोर्टल वेपन है,
वो वहाँ पर उसके आर्मर को चितले चितले कर देती है, काट देती है, जिसको देखने के बाद तो कैप्टन ब्लू गुस्साते हुए अपने पैर से लियो फेंग की तलवार के ऊपर धड़ाम से एक अटैक कर देता है। लियो फेंग रगड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। अपने ऐसे हाल देखकर कैप्टन ब्लू हैरान होते हुए मन में बोलता है, अब मुझे समझ में आ रहा है ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, यहाँ पर ये सचमुच के अवतार इस्तेमाल कर सकता है, मैंने इसके बारे में सुना है। एक साइड से लियो फेंग को पीछे ढकलने के बाद कैप्टन ब्लू वहाँ पे दूसरे अवतार के ऊपर अटैक करता है। हमारा सीन शिफ्ट होकर सोफी पे आता है, जो कि अपने हीरो के बारे में पता चलते ही तुरंत बड़ी स्पीड में आगे की तरफ जंप लगाकर वहाँ पे घर के ऊपर चढ़ के लियो फेंग को देखने की कोशिश करते हुए मन में कहती है, जियाओ जिन के हिसाब से लियो फेंग को इसी दिशा में जाना चाहिए। लियो फेंग को मारकर हो सकता है कैप्टन ब्लू कानून को बनाने वाली टीम का कप्तान बनाया जाएगा। कैप्टन ब्लू बहुत निर्दयी है। क्या वो रेप्सोडी मैसनरी ग्रुप के कारण लियो फेंग के पास आया था? आखिर मुझे इसे साफ करना चाहिए था। जब सोफी छत के ऊपर जंप लगाकर आगे की तरफ बढ़ रही थी, तभी नीचे गली में वहाँ पर वो लबादे वाले इंसान को देख के हैरान होते हुए बोलती है, आखिर वहाँ पे कानून बनाए रखने वाली टीम क्यों जा रही है? फिर भी मेरे पास यहाँ पर कोई और है। कानून बनाए रखने वाली टीम जियाओ जिन को नहीं लेके जाएगी। लियो फेंग के पास एक सुपीरियर स्ट्रेंथ है, आखिरकार एक स्ट्रॉन्ग 9th लेवल वाला जो मेरा हेल्पर बन सकता है। मैं उसे जाने नहीं दे सकती। मुझे जल्दी से कैप्टन ब्लू को रोकना होगा। लियो फेंग तुम चिंता मत करो, मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। अब क्या सोफी अपने हीरो को बचा पाएगी? ये आगे के एपिसोड में देखने में मजा आएगा। जिस किसी ने भी दोस्तों अभी तक इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है, दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज अभी तुरंत कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मेरी बहुत ज्यादा मदद होगी और आगे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे लियो फेंग और कैप्टन ब्लू पे आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों इतनी देर से फाइट करते करते हाँफना स्टार्ट कर देते हैं। कोई हार मानने का नाम ही नहीं लेता। लियो फेंग हैरान होते हुए मन में बोलता है, मेरी इंटरनल पावर खत्म हो रही है और इसे मैं अपनी इच्छा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी तरफ कैप्टन ब्लू जो वहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुँच रहे हो, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। इस वीसीएस आर्मर के बिना शायद मैं हार गया होता, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम ही वो हो जो हारोगे। इस बात को बोलते हुए कैप्टन ब्लू वहाँ पे अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको देख के अपना हीरो सीरियस होते हुए मन में कहता है, तो ठीक है अब आखिरी मूव चलने का समय आ गया है। लियो फेंग वहाँ जंप लगाते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, विंड स्टेप, और बहुत स्पीड में कैप्टन ब्लू की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो आसमान से सीधे कैप्टन ब्लू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा है। कैप्टन ब्लू उसको ऊपर से आते हुए देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, बच्चे तुम मुझसे लड़ रहे हो। कैप्टन ब्लू भी वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, मून स्लैश, और ऐसा होने के साथ में ही तलवार का एक पावरफुल स्लैश वेव सीधे अपने हीरो की तरफ आगे जा रही थी, जिसको आते हुए देखकर लियो फेंग वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेंज इतनी ज्यादा है, विंड स्टेप केवल मेरी स्पीड को बढ़ा सकता है, मैं इसकी रेंज से बच नहीं सकता। क्या कोई और रास्ता नहीं है? हुक्स या नाइगोंग, क्या कोई और तरीका है? जब लियो फेंग इस चीज के बारे में सोच रहा था, तभी उसको टेक्निक याद आती है। लियो फेंग अपनी विंड का इस्तेमाल अपने पैरों में करता है और अगले ही पल जो वेव उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, वो वहाँ पर जंप लगाते हुए सीधे उस वेव के आगे की तरफ निकल आता है। मतलब कि कुल मिलाकर वो वेव के आर पार हो गया है अपनी स्पीड के कारण, और आगे बढ़ते हुए लियो फेंग वहाँ पे अपनी स्पॉट का इस्तेमाल करके पावरफुल स्लैश कैप्टन ब्लू के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम क्लोज पहुंच जाता है। इसको देखने के बाद कैप्टन ब्लू हैरान होते हुए बोलता है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है? और अगले ही पल अपना हीरो अपनी एक पावरफुल स्किल एक्टिवेट करते हुए कहता है, फैटल स्ट्राइक, और ऐसा कहने के साथ में ही उसने कैप्टन ब्लू के कांधे के ऊपर अपनी तलवार से पावरफुल स्लैश लगा दी थी, और ऐसा होने के कारण कैप्टन ब्लू को बहुत दर्द हुआ था। और दोस्तों वहाँ का इम्पैक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वहाँ पर एक बहुत भयानक धमाका होता है, हर जगह धूल ही धूल फैल गई थी। कैप्टन ब्लू के हाल बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, जो उनका आर्मर था वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, उनके मुंह से वहाँ पर खून निकलता है। लियो फेंग का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि दोस्तों अगल बगल का एरिया तो नीचे जमीन में धंस गया है। कैप्टन ब्लू भी घायल होने के बाद घुटनों के बल बैठ गए थे। दूसरे साइड में लियो फेंग के हाल भी यहाँ पर कुछ अच्छे नहीं है, वो भी पूरी तरह थक चुका है। कैप्टन ब्लू अपने आप को संभालते हुए खड़े होकर कहते हैं, तुमने ये कैसे किया? तुम मेरे वीसीएस आर्मर को तोड़ कैसे सकते हो? लियो फेंग उसको जवाब देता है, इस दुनिया में कोई पूरी तरह बचाव नहीं है और सबसे अच्छा बचाव अटैक है। लियो फेंग की बात सुनकर कैप्टन ब्लू वहाँ पे हैरान होते हुए बोलते हैं, कोई बचाव पूरी तरह कामयाब नहीं है, सबसे अच्छा बचाव अटैक है। जिस बात को समझने के बाद तो कैप्टन ब्लू पागलों के तरीके जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोला मेरे दोस्त, जब से मैंने 9th लेवल में एंटर किया और वीसीएस आर्मर को हासिल किया, लंबे समय से कोई दूसरा इंसान इस तरह के मूव से मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बना
पाया। मैंने दूसरे अटैकिंग मूव में कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैंने सालों से थोड़ी भी प्रैक्टिस नहीं की है और आखिरी में रिजल्ट इस तरह का निकला। मुझे ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लियो फेंग उसकी इस बात को सुन के अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम्हारा भी शुक्रिया। लियो फेंग खिसियाते हुए मन में बोलता है, क्या यार, क्या कुछ गलत हुआ है? मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि इसे कुछ रियलाइज हो सके और ये भी शांति के रास्ते में बुद्ध बन सके। कैप्टन ब्लू अपने हीरो के पास आते हुए बोलता है, चलो जल्दी से वापस चलें और तुम अपने दोस्तों से मिलो। लियो फेंग कैप्टन ब्लू के अंदाज में ही अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर तानते हुए बोलता है, मेरे दोस्त तुम्हें क्या हुआ? उसको ऐसा करते हुए देखकर कैप्टन ब्लू हंसते हुए बोलता है, अब तुम ये क्या बेवकूफी कर रहे हो? अगर मैं तुम्हारे दोस्तों को ना बचाता तो मुझे डर है कि अब तक वो केवल लाश का ढेर बन जाते। कैप्टन ब्लू की बात सुन के लियो फेंग को एक बहुत बड़ा झटका सा लगता है। वो हैरान होते बोलता है, क्या तुमने उनको बचाया? कैप्टन ब्लू हंसते हुए बोलता है, इन सब चीजों का निष्कर्ष निकालने में तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई है। लियो फेंग घबराते हुए बोलता है, तुम्हारा कहने का मतलब है वू काई? कैप्टन ब्लू हंसते हुए बोलता है, लगता है तुमको कुछ याद आ गया है। लियो फेंग कैप्टन ब्लू को बताता है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि सचमुच मेरे पास इसके खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है? मैंने सही कहा ना? इस बात को सुन कैप्टन ब्लू पूछते हैं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? लियो फेंग हंसते हुए बोलता है, वू काय का तो जिक्र ही ना करो, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी केन्सी के साथ मौका पाना इम्पॉसिबल है। क्या तुम इस पे विश्वास करते हो? कैप्टन ब्लू हैरान होते हुए बोलते हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अपना हीरो हंसते हुए इसको आगे बताता है, तुम इस पर विश्वास मत करो, मैं तुम्हें कारण नहीं बताऊंगा। साथ ही वो अपने मन में बोलता है, मेरे घर पे एक जियाओ जिन है, मुझे विश्वास नहीं है कि कोई केन्सी को दूर ले जा सकता है। हालांकि वो बच्चा नहीं जानता वो कितना पावरफुल है। उसकी ताकत से मुझे डर था कि कोई भी हमारा ओपोनेंट नहीं होगा। कैप्टन ब्लू हंसते हुए उसको बताता है, अरे चलो भी, रेप्सिडी मेसनरी ग्रुप के बारे में सोचो। तुमने जो कुछ भी किया उसको कवर करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अब जा सकते हो। लियो फेंग उसकी बात सुन के हैरान होते हुए बोलता है, क्या कहा? क्या तुम मेरे को गिरफ्तार नहीं करने आए थे और अब तुम मुझे जाने के लिए बोल रहे हो? ब्लू हंसते हुए बोलता है, वो कूड़ा रेप्सिडी मेसनरी रेजिमेंट इस लायक नहीं है कि मैं उस पर ध्यान दूं। लियो फेंग हैरान होते हुए सर खुजला के पूछता है, तो फिर तुमने मुझसे लड़ने में इतना समय क्यों बर्बाद किया? ब्लू हंसते हुए उसको जवाब देता है, बेशक ये इसलिए है क्योंकि मुझे तुम में बहुत इंटरेस्ट है। अब ये कौन सा इंटरेस्ट की बात चल रही है आगे पता चलेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कौन सा इंटरेस्ट है। लियो फेंग उसकी बात सुन के वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, तुम मुझ में इंटरेस्ट रखते हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मेरे भाई मुझे माफ करना, मैं लड़कों के साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। ब्लू वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, तेरी माँ की साले ये सब क्या बोल रहा है तू? नहीं, मैं तुम्हारी ताकत में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं शुरू से जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता था कि तुम मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ और मुझसे लड़ो। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इतने ताकतवर होगे और बिना गिरे मुझसे लड़ोगे। वो दोनों वहाँ पे लड़ाई करने के बाद बहुत देर तक आपस में इसी तरह के डिस्कशन कर रहे थे। लियो फेंग ब्लू से कहता है, ये सच नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बराबरी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा मूव्स हैं, इसीलिए मैं जीतने के कैलकुलेशन कर सका और तुम्हें हरा पाया। अभी इतनी ताकत काफी नहीं है, मुझे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि मैं सिटी लॉर्ड को मारने के लिए मुझे और ज्यादा पावरफुल होने की जरूरत है। वो वहाँ पर गुस्से में गहरी सांस छोड़ते हुए ब्लू से कहता है, तुम जानबूझकर मेरी ताकत को परख रहे थे, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। ब्लू वहाँ से उठते हुए बोलता है, तो मैं पता होना चाहिए ह्यूमन एनिमी। लियो फेंग थोड़ा हैरान होते पूछता है, तुम्हारा कहने का मतलब ऑर्क? ब्लू एक्साइटेड होते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा लियो फेंग, कुछ ही दिन में वो दिन आ जाएगा जब ह्यूमन रेस ऑर्क के खिलाफ लड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि तुम इंसानियत के खातिर ऑर्क के खिलाफ लड़ सकोगे। लियो फेंग ब्लू से पूछता है, ह्यूमन रेस ऑर्क के बीच लड़ाई? लेकिन क्या हुआ है? ब्लू अपने हीरो को बताता है, ऑर्क की बहुत ढेर सारी रेसेस हैं, उनकी बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उत्तर में जमीन बंजर है इसलिए उनके पास खाने का भंडार काफी नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने हमेशा इंसानों की उपजाऊ जमीन की लालच की है। हर 3 साल में इंसान और ऑर्क के बीच में लड़ाई होती है। एक बार जब ऑर्क जीत जाएंगे तो वो अटैक करेंगे और लोगों को लूटेंगे। ब्लू की बात सुन के लियो फेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या होगा अगर ह्यूमन रेस जीत जाए? ब्लू उसको बताता है, अगर ह्यूमन रेस जीत जाती है तो ऑर्क पीछे हट जाएंगे, 3 साल के लिए समझौता कर लेंगे और अगली बार लड़ाई का इंतजार करेंगे। लियो फेंग सोचते हुए बोलता है, लड़ाई से वो लोग इंसानों की ताकत को परख रहे हैं और बेवकूफ नहीं है। उनके ट्राइब जीतने के बाद क्यों ना हम पहले ही एक भयानक अटैक के साथ ऑर्क को पूरी तरह खत्म करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्लू अपने हीरो को बताता है, उत्तर में घास का एक बहुत विशाल मैदान है, आबादी कम है और वहाँ छुपे हुए हैं। ह्यूमन रेस के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल है, उन्हें खत्म करना तो दूर की बात है। उसकी बात को समझते हुए लियो फेंग बोलता है, इस तरह से तो ह्यूमन
ह्यूमन रेस सच में काफी नहीं है। अगर तुम हार गए तो तुम लूट लिए जाओगे और अगर जीत गए तो केवल बचे रहोगे। ब्लू वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, हाँ इसीलिए ह्यूमन रेस के लिए बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना ही काफी है। ओफो, हर एक ड्यूएल में ह्यूमन रेस और ऑर्क्स अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और अपने मिलने वाले इलाइट वॉरियर को उस बैटल में भेजते हैं। ये अफसोस की बात है कि पिछली बार हम लड़ाई हार गए और को इंसानों के ऊपर अटैक करने का मौका मिला, जिस कारण इंसानों ने भारी नुकसान उठाया। इसलिए इस बार हम लड़ाई में हार बर्दाश्त नहीं कर सकते। 4 मेजर ह्यूमन कॉलेज में से वो अपने सबसे ताकतवर इलाइट को भेजेंगे, लेकिन ऑर्क ने पिछले साल 9th लेवल को भेजा था और शायद वो इस बार भी ऐसे ही खेलेंगे। सनडाउन फोर्ट्रेस में केवल तुम और मैं 9th लेवल पर हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम ब्रदर लियो फेंग मेरे साथ वहाँ पर खेल सकते हो। तुम्हारे और मेरे पास उनके लोगों के खिलाफ लड़ने का बेहतर मौका है। लियो फेंग उसकी इस बात को सुन के बिल्कुल शांत सा हो गया था। फिर वहाँ कुछ सोचने के बाद उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, एक इंसान के रूप में मैं ह्यूमन रेस के लिए लड़ूंगा, ये एक इंसान का कर्तव्य होता है। ब्लू इस बात को सुनने के बाद बहुत सारा खुश हो चुका था। वो लियो फेंग को गले लगाते हुए शाबाशी दे के बोलता है, मेरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उतने में दूसरे साइड हमको लेडी सोफी को दिखाते हैं, बड़ी स्पीड में आगे बढ़ते हुए मन में बोलती है, मैंने लियो फेंग और ब्लू को अभी तक नहीं देखा, आगे बढ़ते हुए ऑर्क का इलाका लग जाएगा। जब वो आगे बढ़ी रही थी तभी अचानक से उसके सामने लियो फेंग दिखता है। इसको देखने के बाद वो हैरान होते हुए बोलती है, अरे ये तो लियो फेंग है। फिर वो तुरंत लियो फेंग के पास जाकर उसकी चिंता करते हुए बोलती है, लियो फेंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई है। वहाँ पर सोफी को देख कर लियो फेंग हैरान होते हुए कहता है, अरे सोफी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सोफी वहाँ पे इधर उधर कैप्टन ब्लू को ढूंढते हुए गुस्से में बोलती है, वो हरामखोर कैप्टन ब्लू के बारे में क्या तुम उसे भी नहीं मारोगे। सोफी की बात सुनकर लियो फेंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या ये सब तुम क्या बोल रही हो। फिर सोफी कुछ याद करते हुए बोलती है, हाँ यार, अगर तुम कैप्टन ब्लू को मार दोगे तो तुम्हारा पीछा किया जाएगा, और अगर मैं तुमको कहीं भेज दूं, लेकिन मैं तुमको कहाँ पर भेजूं। लियो फेंग सोफी को बताता है, सोफी कैप्टन ब्लू ठीक है, वो दुश्मनों की जांच करने के लिए और के इलाके में गए हुए हैं। ब्लू अपने हीरो से बोलता है, ब्रदर लियो ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, मुझे जाकर देखना है, क्या तुम सिटी में वापस जाने का रास्ता ढूंढ सकते हो। फेंग कैप्टन ब्लू से बोलता है, ब्रदर ब्लू बस तुम जाओ और टेंशन मत लो। सोफी अपने हीरो की बात सुन के भौचक्का होते हुए चिल्ला के बोलती है, क्या ब्रदर ब्लू तुम्हें नहीं ले गए और तुमने फिर से भाई बहन कैसे कहना शुरू कर दिया। अब यहीं से दोस्तों आप समझ सकते हैं सोफी कितना चिढ़ती है कैप्टन ब्लू से। उसको ऐसे कहते हुए देख के अपना हीरो हंसते हुए बोलता है, खैर ये सब छोड़ो, मुझे आराम करने और बात करने दो। अगर तुम मुझे खाना खाने के लिए इनवाइट करोगे तब मैं तुमको बताऊंगा। सोफी भी उसकी बात सुन के बोलती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो देखती हूँ तुम मुझे क्या बताओगे। हमारा सीन शिफ्ट होके सीधे सोफी के हाउस पे आ गया था, जहाँ पर दोस्तों एक मस्त मुलायम नरम भुना हुआ मुर्गा और मस्त मस्त खाने की डिशेस मेज पे रखी हुई थी। और कोई वहाँ पे बोलता है, मैंने लड़ाई में पूरी एनर्जी झोंक दी है, मैं भूख के कारण मर रहा हूँ। सोफी वहाँ बैठी हुई अपने हीरो से पूछती है, तो ये है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था तुम कैप्टन ब्लू के साथ में भी खेल सकते हो, ये बहुत कमाल की बात है। लियो फेंग लेग पीस नोचते हुए बताता है, मेरे पास जीतने की एक छोटी सी टेक्निक है, वरना केवल ताकत और फाइटिंग स्किल का भरोसा करके मैं ब्रदर ब्लू के खिलाफ नहीं जीत सकता। सोफी अपने हीरो को बताती है, जब तक तुम जीत सकते हो यही तुम्हारी स्किल है, लेकिन ये लापरवाही नहीं होगी अगर तुमने कैप्टन ब्लू को और की लड़ाई में भाग लेने का वादा किया है। लियो फेंग खाते हुए बोलता है, वैसे स्लोपी तुम ऐसा क्यों कह रही हो। स्लोपी अपने हीरो से पूछती है, ऐसा लगता है कि ब्लू ने तुमसे बहुत ढेर सारी बातें छिपाई हैं। इस बात को सुनने के बाद तो लियो फेंग को झटका सा लगता है। वो घबराते हुए बोलता है, क्या किस बारे में बात कर रही हो तुम। सोफी अपने हीरो को बताती है, क्या ब्लू ने तुमको और के पागलपन के बारे में नहीं बताया। लियो फेंग हैरान होते हुए बोलता है, नहीं। फिर सोफी उसको आगे बताती है, पागलपन सभी और के लिए एक स्किल है जो उनके हमले को तुरंत 50% से बढ़ा सकती है। ये स्किल ऑल्क एम्पायर को बहुत पावरफुल कॉम्बैट पावर देती है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, जब तक इस स्किल का इस्तेमाल किया जाता है तब तक ऑर्क पागलों की तरह हत्या करने की सिचुएशन में रहेगा, जब तक कि वो पूरी ताकत को झोंक ना दे और थक ना जाए। पिछले मुकाबले में कई ऑर्क्स ने जीतने के लिए अपने पागलपन स्किल का इस्तेमाल किया था। उस सिचुएशन में अगर लड़ाई में भाग लेने वाला ह्यूमन रेस का वॉरियर हार मान भी जाए तो भी ये एक भयानक जीत थी, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो इसे उन ऑर्क
द्वारा टुकड़े में फाड़ दिया जाएगा जो अपना दिमाग खो चुके हैं। लियो फेंग सीरियस होते हुए बोलता है, अच्छा, देखने में तो ये बहुत खतरनाक है। सोफी उसको आगे बताती है, यही कारण है कि सनडाउन फोर्ट्रेस में 4 मेन कॉलेजेस और स्पेशलिस्ट हैं। चारों एम्पायर्स और दूसरी ताकत उन इलाइट मास्टर को सहन नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने पहले से ही कल्टीवेट कर लिया है। यहाँ तक कि 9th लेवल के मास्टर्स जिन्होंने पहले कुछ सालों में और की लड़ाई में भाग लिया था, वे केवल कैप्टन ब्लू थे। मुझे लगता है कि तुम कैप्टन ब्लू से बात करने और अपने ऊपर कंट्रोल करने के बारे में विचार कर सकते हो। लियो फेंग सोफी को जवाब देता है, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वादा करते हो तो उस पर पछतावा नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उन्हें हरा नहीं सकता। लियो फेंग की ऐसी हिम्मत भरी बात सुनकर सोफी फिर से ब्लश करते हुए हंस के बोलती है, बहुत बढ़िया, तुम में बहुत हिम्मत है। मैं पहले से ही तुम जैसे हीरो को एडमायर करती हूँ। इस बात को बोलते हुए वो दोनों वहाँ पर जाम से जाम लड़ाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होके 1 घंटे बाद दिखाते हैं, जहाँ पर दोस्तों बोतल पूरी तरह खाली हो चुकी थी। सोफी वहाँ पर नशे में टल्ली होने के बाद में ब्लश करते हुए अपने हीरो से कहती है, काश मेरे पास तुम होते जो बहुत पावरफुल है। इस तरह से मैसनरी हेडक्वार्टर हर समय मेरे ऊपर कब्जा नहीं कर पाता। मैं इस सिचुएशन में नहीं पड़ूंगी। और जब दोस्तों ऐसा सोफी बोल ली थी तो देखने में सचमुच उसके अरमान बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं कि वो कितना अच्छा सोच रही है। सोफी वहाँ पे आगे बोलती है, औरत के साथ में क्या हुआ है? क्या इस जगह पर ऐसी बहुत सी लड़कियां नहीं है जो अपनी बहनों को राजकुमारियां मानती हैं? क्या प्रिंसेस है वो? मैसनरी किंग सू हान है। मैसनरी गिल्ड का वो बूढ़ा इंसान क्या मानता था कि एक औरत उसकी उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है। जब से मैं पैदा हुई मैं अपनी एंसेस्टर की ग्लोरी और टैलेंट को संभाल रही हूँ। मेरा बचपन तलवारबाजी और लड़ाई की फीलिंग में बीता। मेरे पापा मुझ पर तब से बहुत सख्त थे जब मैं छोटी थी। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उनसे मैसनरी गिल्ड के चेयरमैन के पद को ले सकूंगी, लेकिन ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो मैसनरी गिल्ड की उत्तराधिकारी बनने के लायक हूँ। वो वहाँ पे फिर से एक लंबा घुट मारते हुए बताती है, मेरे 2 और कजन हैं, क्योंकि वे दोनों लड़के हैं। फैमिली में उनकी रेपो मुझसे बहुत ज्यादा है। उनसे पीछे न रह जाऊं, इसलिए मैं कभी भी थोड़ी सी भी चिंता करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि जब उन्होंने हेडक्वार्टर के लिए 9th लेवल के मास्टर को सामने लाए तो हेडक्वार्टर का वो बूढ़ा आदमी मुझे उस जगह पर नियुक्त करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अब मैं खुद को अपने उत्तराधिकारी से भी अलग करना चाहती हूँ। लियो फेंग, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमको नाइट कमांडर बनाने के लिए क्यों चुना? वो तो बस तुम तक पहुँचने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी जो शर्त मैंने रखी थी वो इतनी उदार होगी, और अगर तुम नहीं चाहते तो मैं मना भी कर सकती हूँ। लियो फेंग उसकी चिंता करते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में नहीं पता था इसलिए मैंने मना कर दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे नाइट में शामिल हुए बिना भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लियो फेंग की अपनी परवाह करते हुए देखकर सोफी वहाँ पे ब्लश करते हुए बोलती है, क्या तुम सचमुच मेरी मदद करोगे? लियो फेंग हंसते हुए बोलता है, तुम मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस बात को सुनने के बाद तो सोफी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए खड़ी होके बहुत ज्यादा खुश होके बोलती है, ये तो बहुत बढ़िया है। अब मैं तुम्हारी मदद से पक्के तौर से अपना चेयरमैन का पद हासिल कर सकूंगी। लेकिन जब वो इस बारे में बोल रही थी तभी अचानक से उसको झटका लगता है और दोस्तों उसके मुंह से वहाँ पर ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको देखने के बाद तो लियो फेंग भी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। लियो फेंग उसके मुंह से ब्लड निकलते हुए चिल्ला के बोलता है, सोफी क्या गलत हुआ है? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए राजी हूँ। क्या तुम इतनी एक्साइटेड हो गई हो कि तुम खून की उल्टी कर रही हो? इस चूते को समझ में नहीं आ रहा साला हुआ क्या। सोफी अपने आप को संभालते हुए बताती है, ये मेरे द्वारा बनाए गए पोषण का रिजल्ट है, बहुत ज्यादा शराब पीना, और जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ तो ये सब चीजें आसानी से मेरी इनर चोटों का कारण बन सकती हैं। चलो छोड़ो, सब ठीक है, मैं ठीक हो जाऊंगी। सोफी की ऐसी कंडीशन को देख के लियो फेंग घबराते हुए मन में बोलता है, क्या कहा? अंदरूनी चोटें? मुझे नहीं पता कि मेरा हुआक्सिया अंदरूनी चोटों पर काम कर सकता है या नहीं। लियो फेंग तुरंत सोफी का हाथ पकड़ के अपनी इनर स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पर दोस्तों सोफी का हाथ चमकना स्टार्ट हो गया था। लियो फेंग एनर्जी इस्तेमाल करते हुए मन में बोलता है, सबसे पहले सोफी की बॉडी में इनर पावर डालने की कोशिश करता हूँ। वो जब इनर पावर डाल रहा होता है तो सोफी से पूछता है, अब क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? सोफी उसकी एनर्जी को महसूस करके शॉक्ड होकर बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी अंदरूनी चोटें ठीक हो गई हैं। क्या ये मेरा इल्यूजन है? लियो फेंग हंसते हुए पूछता है, क्या ये काम का नहीं है? मैं वाकई में बहुत होशियार हूँ। जब लियो फेंग अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था
तो वो सोफी को, और सोफी उसको बहुत ज्यादा प्यार से देख रहे थे। सोफी उसको देखते हुए अपनी पुरानी मेमोरी में जाते हुए बताती है, एल्डर जुक्सुन ने बताया था कि विकलांग लोगों की अंदरूनी चोटों को ठीक करने का एक तरीका है। क्या ये सच है? जुसुन ने ऐसा कहा था, लेकिन सालों से कोई नहीं जानता कि क्या करना है। शायद जुसुन गलत है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है जुसुन ने जो कुछ कहा वो सच था। लियो फेंग उसकी बात सुन के हैरान होते हुए पूछता है, तुम किस बारे में सच बोल रही हो? सोफी वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने हाथ को छुड़ा के कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हारा इस चीज के लिए धन्यवाद, मैं अब ठीक हूँ। अचानक से ऐसे चेंजमेंट को देख के लियो फेंग थोड़ा हैरान होते हुए उससे पूछता है, आखिर क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? सोफी आगे बढ़ते हुए बोलती है, खैर कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लियो फेंग उससे पूछता है, क्या बात है? सोफी उसको एक लेटर देते हुए बोलती है, ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। लियो फेंग जैसे वो लेटर देखता है तो वहाँ पे बिल्कुल शॉक्ड सा हो चुका था, और कुछ देर बाद हमको पता चलता है। लियो फेंग उस लेटर को देखते हुए बोलता है, ये तो मेरा आने वाला मिशन है। सोफी उससे पूछती है, क्या तुम इस बारे में जानते हो? लियो फेंग सोफी को बताता है, एक मिस्टीरियस इंसान ने मुझे और केन सी से पहले ही कांटेक्ट किया था और कहा था कि जब तक हम सी क्लास मर्सनरी रेजिमेंट नहीं बन सकते तब तक तुम्हें एक अच्छा खास मिशन नहीं मिलेगा। उस आदमी ने हमें उस टाइम पे एक मिशन दिखाया, बिल्कुल वही निशान जो इस लेटर पर है। ये हुआजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं। तुम्हारे हाथ में जो अटॉर्नी की पावर है वो निजी तौर पर मर्सनरी गिल्ड जारी करता है, लेकिन अजीब बात तो ये है, मिशन का जो कंटेंट आइटम है बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने दी है। हुआजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये क्या है? सुनने में तो कमाल का है। इस बात को सुन के सोफी अपने हीरो से बोलती है, बैठ जाओ, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगी। हुआजिन चैम्बर कॉमर्स मेनलैंड के 3 सबसे बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में से एक है। उनके पास खुद की ट्रांसपोर्टेशन टीम है, इसलिए पास्ट में मर्सनरी गिल्ड द्वारा जारी किए गए सभी मिशंस ए क्लास और यहाँ तक कि एस क्लास के बड़े टास्क थे। इस बार ये सिर्फ सी क्लास का स्कॉट मिशन था। इनाम बहुत ज्यादा है। लियो फेंग फिर से दोस्तों चिकन के लेग पीस दबाते हुए बताता है, शायद उनके पास बहुत पैसा है और खर्च करने के लिए जमीन नहीं है। आखिरकार दुनिया में अमीर लोग को समझना बहुत मुश्किल है। सोफी उसको वहाँ सपने से बाहर निकालते हुए बताती है, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इस बार हुक्सिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मर्सनरी गिल्ड की मंजूरी ली और 3 बी क्लास के मर्सनरी रेजिमेंट का नाम दिया है। ये एक सी क्लास मिशन था जिसमें भाग लेने के लिए 4 मर्सनरी रेजिमेंट का मिलना ऑर्डिनरी नहीं था। लियो फेंग भी वहाँ शॉक्ड होते हुए बोलता है, तुम जो कह रही हो उसे सुनकर अजीब लग रहा है। सोफी अपने हीरो को आगे बताती है, मैंने दूसरे 3 मर्सनरी रेजिमेंट ग्रुप को खुद जाकर पूछताछ की और उन्हें इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ही पता था। हुआजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बहुत सीक्रेट है। वो इस बार जरूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर अपने बचाव की दृष्टि से देखा जाए, मुझे उम्मीद है कि तुम मिशन नहीं लोगे। लियो फेंग सोफी को बताता है, नहीं, हमें इसे लेना होगा। सोफी पूछती है, क्यों? ऐसा क्यों बोल रहे हो? लियो फेंग अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। अब भी हम पर बियर बार का बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा है। उस समय जो पैसे मोटू ने दिए थे वो भी मैं लेना भूल गया। उसकी इस बात को सुन के सोफी वहाँ पे अजीब सा मुंह बना के किलकिला रही थी। फिर थोड़ी देर बाद हमको उस लेटर को दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो मिशन को पढ़ते हुए कहता है, लेकिन तुमने जो कहा वो सही है, ये बेटा को सौंपा गया है, बेहतर होगा कि वो उसमें भाग ना ले। सोफी वहाँ टेबल पे हाथ रखते हुए अपने हीरो से पूछती है, हालांकि तुम जवाब देने के लिए तैयार हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। जिस बात को सुनने के बाद लियो फेंग हैरान सा हो गया था। अब वो प्रपोजल क्या है दोस्तों, और क्या अपना हीरो हुआजिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो मिशन है उसको कर पाएगा कि नहीं, और जो 3 साल में एक बार और के साथ में फाइट होनी है वो फाइट में क्या बवाल होगा, ये सब दोस्तों हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। जिस किसी ने भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर करके जाएं। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।